Hello everyone, this is former marine engineer and current teacher at Topaz Academia, अतुल्य दीक्षित स्पीकिंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले आते हैं एटम। व्हाट इज़ एन एटम? एटम क्या है? एटम बेसिकली सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, किसी भी चीज़ का, जो खुद एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में हमेशा पार्ट लेता है। तो एटम किससे बना है? हाँ, एटम 3 पार्टिकल से बना रहता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट इनका डिस्कवरी कैसे किया गया? तो इनिशियली क्या था, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से क्या क्या पता लगता था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेकिन बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट को डाल्टन नहीं समझा पाता था। जैसे कि जब हम लोग ग्लास या एबोनाइट के रॉड को सिल्क से रब करते हैं या फर से रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट होता है। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। तो विलियम क्रूक्स ने 1879 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। कैसे डिस्कवरी किया? उसने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या एपरेटस लिया? उसने ये एपरेटस लिया, नीचे में दिया हुआ है। इसमें एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब था। उसमें 2 पीसेज है। कौन से पीसेज है? कैथोड है ये वाला, एनोड है ये वाला। कैथोड को किससे जॉइन किया? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। एनोड को किससे जॉइन किया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इसके अंदर एक गैस भर दिया। प्रेफरेबली कैसा गैस भरते हैं? इनर्ट गैस, जैसे आर्गन। उसमें एक वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप कहाँ रहेगा? इधर कहीं पे रहेगा। और वैक्यूम पंप ऑन कर दिया। वैक्यूम पंप क्या करेगा? अंदर से जो गैस है उसको निकालेगा। अंदर से जब गैस निकलेगा तो अंदर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। प्रेशर मॉनिटर किया गया, रफली 10 पावर -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब बहुत लो प्रेशर इसमें किया गया। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है सी लेवल पे? 1 एटमॉस्फेयर। तो ये उससे 10,000 टाइम्स लोअर प्रेशर रखा गया। और उसके बाद बैटरी में हाई वोल्टेज लगाया, अप टू 10,000 वोल्ट और इवन हायर। इस समय क्या देखा गया कि इनविजिबल रेज कैथोड से निकला और एनोड की तरफ जाना स्टार्ट किया। एनोड को परफोरेट करके रखा गया था, मतलब एनोड में छोटे छोटे होल थे। बेसिकली सीव होता है ना, जिससे चाय छाना जाता है, वैसे ही एनोड को भी परफोरेट किया गया। उसमें छोटा छोटा छेद था, तो जो रेज निकल रहा था वो एनोड को ईजिली पार कर सकता था उन होल्स के थ्रू। और पीछे में क्या था? फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, बेसिकली लुमिनेसेंट मटेरियल था, जिंक सल्फाइड। जैसे ये रे जिंक सल्फाइड को पीछे हिट किए, जिंक सल्फाइड ग्रीनिश येलो कलर से ग्लो करने लगा। तो इन रेज को क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज। ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये कैथोड रेज को आज हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? ये शार्प शैडो प्रोड्यूस करते हैं अगर इनके पाथ में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रहे। मान लो कोई छोटा सा व्हील वगैरह अगर हम लगा दिए, या कोई छोटा सा एक स्क्रीन या ओपेक कलर का मान लो वुड वगैरह कुछ लगा लेते हैं, तो पीछे प्रॉपर शैडो बनेगा। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो रेज थे कैथोड रेज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या डिफ्लेक्ट होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड चीज़। तो ये रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज है और ज़्यादातर पार्टिकल में चार्ज नहीं होता, बस प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, 3rd से 7th पॉइंट पूरा यहाँ पे। तो क्या होता है, एक लाइट पैडल व्हील अगर लगाया जाए इनके पाथ में तो वो रोटेट करने लगता है। क्योंकि देखो कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, वो जब मूव करेंगे तो लाइट पैडल व्हील को हिट करेंगे,
काइनेटिक एनर्जी कोई भी मूविंग पार्टिकल में होता है और इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्पीड में मूव करते हैं, तो उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही हाई रहेगा। तो वो लाइट पैडल व्हील को जब हिट करेंगे तो उसको रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या पता लग रहा है कि वो मटेरियल पार्टिकल है, उनमें मास है। मटेरियल पार्टिकल का मतलब पार्टिकल में मास होना, और उनमें काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कोई भी मूविंग पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है। फोर्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज टू मास रेशियो 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। इसके बाद का जो 2 पॉइंट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पस के लिए, कि जब गैस से पास कर रहे हैं तो आयनाइज करते हैं। सिंपली देखो, जब इलेक्ट्रॉन एक गैस से पास कर रहा है तो वो क्या करेगा, गैस के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा। गैस, कोई भी गैस है उस पर तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, चांसेस है कि उस इलेक्ट्रॉन को हिट करे। इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाएगा, और जब उस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जा रहा है तो गैस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये मूव कर रहा है तो गैस का एटम उसको कैप्चर कर ले। गैस का एटम अगर उसको कैप्चर करता है तो गैस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इधर वे गैस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब कि गैस आयनाइज हो जा रहा है। कोई हेवी मेटल टारगेट हो जैसे टंगस्टन जैसा, उसको अगर कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली क्या होता है, इनर ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो सेकेंड शेल थर्ड शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उनको ये कैथोड रेज जाके हिट करते हैं। हिट करने से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो इलेक्ट्रॉन मान लो थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट पे चला गया। कुछ देर बाद वो वापस फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पे जाएगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में, उस समय वो एक्सरेज एमिट करेगा। और ये 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे नहीं डिपेंड करते। बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम मान लो ग्रेफाइट यूज़ करें या हम प्लैटिनम यूज़ करें या कॉपर यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगा। सेकेंडली, ये जो गैस अंदर में डाला गया ट्यूब में, आर्गॉन हो, नियॉन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज़ को। तो इससे क्या कंक्लूड किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन हर एक मैटर में रहेंगे। कोई भी ऐसा मैटर नहीं होता जो इलेक्ट्रॉन के बिना बने, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और फंडामेंटल पार्टिकल के बिना कोई भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकता। फिर आता है चार्ज टू मास रेशियो। इसको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉम्सन ने। बेसिकली जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला डायग्राम को फॉलो करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, एक कैथोड है यहाँ पे, एक एनोड है। देखो एनोड क्लियरली बड़ा है कैथोड से। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ब्लू और येलो कलर वाला, और पीछे स्क्रीन है जिंक सल्फाइड का। सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। बैटरी लगा दिया, लो प्रेशर रखा ट्यूब के अंदर, और हाई वोल्टेज लगाया गया। वापस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कैथोड से, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। लेकिन एनोड परफोरेटेड होता है, तो ये क्या करेगा, एनोड से पास हो जाएगा। एनोड से पास होने के बाद अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में पास करेगा। तो एक टाइम में कोई एक ऑन रखते हैं। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑफ कर दिया और इलेक्ट्रिक प्लेट को चार्ज कर दिया। ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नीचे वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, मतलब वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए। ओरिजिनल पाथ क्या था, कोई भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच रहा था, पॉइंट बी पे। लेकिन अभी कहाँ पहुँच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो पॉइंट ए पे पहुँच रहा है। तो हम लोग को पता लग गया कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। उसको साइंटिस्ट ने, हम लोग को क्या, जे थॉम्सन को पता लग गया कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसने कैलकुलेट कर लिया, उसको नोट डाउन कर लिया। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर दिया। उसके बाद क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के समय उसने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन सी की तरफ गया।
वो कौन सा रूल फॉलो करेगा? स्नो रूल, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, मतलब वो सी के तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसने डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिया। फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑन कर दिया और दोनों को एडजस्ट किया। ऐसे एडजस्ट किया कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो वापस बी पे ही जाए, मतलब उसी जगह पे जाए जहाँ पे वो पहले जा रहा था जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। तो उसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, लेकिन इवेंचुअली वैल्यूज़ आ गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का, जिससे इलेक्ट्रॉन का बीम बी पे गया। अब ये जो टोटल डेविएशन हो रहा था, इधर ए पे हो रहा था या सी पे हो रहा था, या जब दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करके एडजस्ट किया तो बी पे ही जा रहा है, तो जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा 3 फैक्टर है वो? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द पार्टिकल और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें पता लगेगा कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा या नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। मास ऑफ पार्टिकल से पता लगेगा कितना डिफ्लेक्शन है, हल्का पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, हेवी पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं फील्ड का तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ कम अगर कर देंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। इससे क्या हुआ, इवेंचुअली थॉमसन ने कैलकुलेट किया चार्ज बाय मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो उसने कैलकुलेट किया। ये रेशियो कितना आया? 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। किस में इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल्स के केस में इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो किसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड किया? आर ए मिलिकन ने, ये साइंटिस्ट था। इसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या था? बेसिकली ऊपर से ऑयल स्प्रे हो रहा था। बेसिकली ऑयल को, हाँ बेसिकली क्या किया गया, ऑयल एंटर किया इंस्ट्रूमेंट में, इक्विपमेंट में ऊपर की तरफ से। वहाँ पे एक एटोमाइज़र था। एटोमाइज़र क्या होता है? एक नोज़ल होता है। नोज़ल जिसका होल्स बहुत ही छोटा रहेगा, उसमें प्रेशर से क्या किया जाता है? ऑयल को पास किया जाता है। जब प्रेशर से ऑयल को पास किया जाएगा उस समय क्या होगा? ऑयल बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एटोमाइजेशन। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑयल का ड्रॉपलेट इतना छोटा है कि वो एटम्स की तरह हो गया है। एक्चुअली एटम्स नहीं होता, हमें बस लगता है कि एटम की तरह हो गया। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये वाले पार्ट में कि ऑयल ड्रॉपलेट जो है बहुत ही छोटा है, तो वो मिस्ट की तरह हो गया। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगाया गया नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगाया गया नीचे, तो ऑयल क्या होगा? मूव करना स्टार्ट करेगा इनिशियली जब हम लोग कोई चार्ज नहीं लगाते तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। और साइड में जो माइक्रोमीटर आईपीस है उससे देखा जा सकता है कि कितना स्पीड में ऑयल नीचे ड्रॉप कर रहा है। वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ड्रॉप करेगा इनिशियली। इसके बाद क्या किया गया? क्योंकि ग्रेविटी के प्रेजेंस में वो ड्रॉप कर रहा है तो उसका मास निकाला जा सकता है। ऑयल ड्रॉपलेट का मास निकल गया इनिशियली इसके थ्रू। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या किया मिलिकन ने? उसने क्या किया, अंदर का जो उसने इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को ऑन कर दिया और जो अंदर चेम्बर के अंदर एयर है उसमें उसने एक्सरे पास किया। एक्सरे पास करने से क्या होगा? जो क्या एयर है वो आयनाइज्ड हो जाएगा। आयनाइज्ड होने से क्या है? चार्ज बदल जा रहा है। तो अब ऑयल ड्रॉपलेट जिस स्पीड से गिरेंगे वो भी बदल जाएगा। हो सकता है कि वो ज़्यादा स्पीड में गिरना स्टार्ट करे, हो सकता है कम स्पीड में गिरना स्टार्ट करे, ये भी हो सकता है कि वो सेम स्पीड में ही गिरे। तो किस स्पीड में वो गिर रहा है, ऑयल ड्रॉपलेट किस स्पीड में गिर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है?
वो डिपेंड करता है पोलैरिटी चार्ज ऑफ द ड्रॉपलेट, ईच ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है, और पोलैरिटी हम लोग ने नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखा है या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखा है, और हम लोग उस प्लेट में कितना वोल्टेज लगा रहे हैं। इससे पता किया जा सकता है किस स्पीड में ऑयल ड्रॉपलेट गिर रहा है। तो इससे मिलिकन ने क्या कंक्लूड किया कि जो चार्ज था ड्रॉपलेट में वो हमेशा क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल था। इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता है कितना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, बट इसका हमेशा मल्टीपल आ रहा था। तो इससे उसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल फार्मूला है। क्या है फार्मूला? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल सकते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या आया, वैल्यू आ रहा है इवेंचुअली 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg और 9.1094 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ये मास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे सब एटॉमिक पार्टिकल का ही मास इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। ऑरिजिन ऑफ कैथोड रेज पे आते हैं फाइनली, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो कैथोड रेज बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था? कैथोड से, तभी नाम उनको दिया गया। ये जब कैथोड से निकल रहे थे तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स को हिट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड में रहते हैं। बहुत स्पीड में मूव करने से कुछ कुछ गैस मॉलिक्यूल को हिट करते हैं। गैस मॉलिक्यूल को हिट करने से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो पहले वो कैथोड से निकलते हैं, फिर वो जो गैस मॉलिक्यूल है उनके आउटरमोस्ट शेल से निकलते हैं। तो ये टोटल ऑरिजिन है कैथोड रेस का। तो आज के लिए हम यही पे क्लास ख़त्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।